गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। भारतीय साहित्य संग्रह गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती के इस उपन्यास का प्रकाशन और इसके प्रति पाठकों का अटूट सम्मोहन हिंदी साहित्य जगत की एक बड़ी उपलब्धि बन गए हैं। दरअसल यह उपन्यास हमारे समय में भारतीय भाषाओं की सबसे अधिक बिकने वाली लोकप्रिय साहित्यिक पुस्तकों में पहली पंक्ति में है। लाखों लाख पाठकों के लिए प्रिय इस अनूठे उपन्यास की मांग आज भी वैसी ही बनी हुई है जैसी कि उसके प्रकाशन के प्रारंभिक वर्षों में थी, और इस सब का बड़ा कारण शायद एक समर्थ रचनाकार की कोई अव्यक्त पीड़ा और एकांत आस्था है, जिसने इस उपन्यास को एक अद्वितीय कृति बना दिया है। प्रथम खंड एक अगर पुराने जमाने की नगरद देवता की और ग्रामक देवता की कल्पनाएं आज भी मान्य होती तो मैं कहता कि इलाहाबाद का नगरद देवता जरूर कोई रोमांटिक कलाकार है। ऐसा लगता है कि ये इस शहर की बनावट गठन जिंदगी और रहन सहन में कोई बंधे बंधाए नियम नहीं, कहीं कोई साव नहीं, हर जगह एक स्वच्छंद खुलावर, एक बिखरी हुई सी अनियमितता। बनारस की गलियों से भी पतली गलियां और लखनऊ की सड़कों से चौड़ी सड़कें, यॉर्कशायर और ब्राइग के उपनगरों का मुकाबला करने वाले सिविल लाइंस और दर्जनों की गंदगी को मात करने वाले मोहल्ले। मौसम में भी कहीं कोई सम नहीं, कोई संतुलन नहीं। सुबहन मलेजी, दोपहरें अंगारी तो शामिल रेशमी धरती ऐसी कि सहारा के रेगिस्तान की तरह, बालू भी मिले मालवा की तरह, हरे भरे खेत भी मिले और ऊसर और परती की भी कमी नहीं। तो सचमुच लगता है कि प्रयागराज नगर देवता स्वर्ग कुंजों से निर्वासित कोई मौजी कलाकार है जिसके सृजन ने खायरन्य के डोरे हैं, और चाहे जो हो मगर इधर कार्तिक तथा उधर वसंत के बाद और होली के बीच के मौसम से इलाहाबाद का वातावरण नेस्टशियम और पैंजी के फूलों से भी ज्यादा खूबसूरत और आम के बोरों की खुशबू से भी ज्यादा महकदार होता है। सिविल लाइंस हो गया, अल्फ्रेड पार्क रूल, अंगाठोरिया, खुसरू बाग, लगता है कि हवा एक लटहटे दोषी जैक की तरह कलियों के आंचल और लहरों के मिजाज से छेड़खानी करती चलती है। और अगर आप सर्दी से बहुत नहीं डरते तो आप जरा एक ओवरकोट डालकर सुबह सुबह घूमने निकल जाएं तो इन खुली हुई जगहों की फिजा इठला कर आपको अपने जादू में बांध लेगी। खास तौर से पाँव फटने के पहले तो आपको एक बिल्कुल नई अनुभूति होगी। वसंत के नए मौसमी फूलों के रंग से मुकाबला करने वाली हल्की सुनहली बाल सूर्य की कंगुलियां सुबह की राजकुमारी के गुलाबी वक्ष पर बिखरे हुए भौरारे गेशुओं को धीरे धीरे हटाती जाती हैं और क्षितिज पर सुनहली तलनाई बिखर पड़ती। एक ऐसी ही खुशनुमा सुबह थी और जिसकी कहानी मैं कहने जा रहा हूँ वह सुबह से भी ज्यादा मासूम युवक प्रभाती जाकर फूलों को कुछ गाने वाले देवदूत की तरह अल्फ्रेड पार्क के लॉन पर फूलों की सरजमी के किनारे किनारे घूम रहा था। कत्थी स्वीट पीक के गली का पश्मीने का लंबा कोट जिसका एक कॉलर उठा हुआ था और दूसरे कॉलर में सरों की एक पत्ती बटन होल में लगी हुई थी। सफेद मक्खन जीन की पतली पैंट और पैरों में से हिजरी की पेशावरी सैंडले, भरा हुआ गोरा चेहरा और ऊंचे चमकते हुए माथे पर झूलती हुई एक रुखी भूरी लट। चलते चलते उसने एक रंग बिरंगा गुच्छा इकट्ठा कर लिया था और रह कर वह उसे सूंघ लेता था। पूरब के आसमान की गुलाबी पाखुरियां बिखरने लगी थी और सुनहले पराग की एक बौछार सुबह के ताजे फूलों पर बिछा रही थी। अले सुबह हो गई, जो उसने चौंक कर कहा और पास की एक बेंच पर बैठ गया। सामने से एक माली आ रहा था। क्यों जी, लाइब्रेरी खुल गई? तय अभी नहीं बाबूजी, उसने जवाब दिया। वह फिर संतोष से बैठ गया और फूलों की पाखुरियां नोच कर नीचे फेंकने लगा। जमीन पर बिछाने वाली सोने की चादर परतों पर परतें बिछाती रही थी और पेड़ों की छायाओं का रंग गहराने लगा था। उसकी बेंच के नीचे फूलों की चुनी हुई पत्तियां बिखरी थीं और अब उसके पास सिर्फ एक फूल बाकी रह गया था। हल्के फालसी रंग के उस फूल पर गहरे बैंगनी डोरे थे। यह लोग पूरी सहसा किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रख कर कहा, यहाँ क्या जैक मार रहे हो सुबह सुबह? देरी उसने मुड़कर पीछे देखा। आओ ठाकुर साहब, आओ बैठो यार, लाइब्रेरी खुलने का इंतजार कर रहा हूँ। लेक्योट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी चाट डाली, अभी से तो शरीफ लोगों के लिए छोड़ दो।
हर शरीफ लोगों ही के लिए छोड़ रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला की लड़की नया डिवाइस की मेंबर बनना चाहती थी तो मुझे आना पड़ा, उसी का इंतजार भी कर रहा हूँ। ये डॉक्टर शुक्ला तो पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट में हैं, है नहीं कि गवर्नमेंट साइकोलॉजिकल ब्यूरो में, और तुम पॉलिटिक्स में रिसर्चर कर रहे हो, ये नहीं कि इकोनॉमिक्स में। अरे बहुत अच्छे, ये तो उनकी लड़की को सदस्य बनवाने आए हो। जो कुछ अजब स्वर में ठाकुर ने कहा। देखिए, एक कपूर ने हंसते हुए कुछ अपने को बचाते हुए कहा, यार तुम जानते हो कि मेरा उनसे कितना घरेलू संबंध है। जब से मैं प्रयाग में हूँ उन्हीं के सहारे हूँ, और आजकल तो उन्हीं के यहाँ पढ़ता लिखता भी हूँ। दाब ठाकुर साहब हंस पड़े। अरे भाई, मैं डॉक्टर शुक्ला को जानता नहीं क्या? उनका सा भला आदमी मिलना मुश्किल है। तुम सफाई व्यर्थ में दे रहे हो। ठाकुर साहब यूनिवर्सिटी के उन विद्यार्थियों में से थे जो बरायनाम विद्यार्थी होते हैं, और कब तक वे यूनिवर्सिटी को सुशोभित करते रहेंगे इसका कोई निश्चय नहीं। एक अच्छे खासे रुपए वाले व्यक्ति थे और घर के ताल्लुकेदार हंसमुख फप्तिया कसने मन मजा लेने वाले मगर दिल के साफ नियत के सच्चे बोले। ले एक बात तो मैं स्वीकार करता हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई का सारा श्रेय शुक्ला को है। तुम्हारे घर वाले तो कुछ खर्चा भेजते नहीं, एक नहीं उनसे अलग ही होकर आया था। समझ लो कि इन्होंने किसी न किसी बहाने मदद ही की है। अच्छा औक्त तब तक लौट सक पोंड रकमला सरोवर तक ही घूम लें, फिर लाइब्रेरी भी खुल जाएगी। दोनों उठकर एक कृत्रिम मल सरोवर की ओर चल दिए जो पास ही में बना हुआ था। सीढ़ियां चढ़कर ही उन्होंने देखा कि एक सज्जन किनारे बैठे कमलों की ओर एकटक देखते हुए ध्यान में कल्लीन है। छिपकली से दुबले पतले बालों की एक किल माथे पर झूमती हुई कोई प्रेमी है या कोई फिलासफर है। देखा ठाकुर गेरे नहीं यार, दोनों से निकृष्ट कोटि के जीव हैंगे, एक भी हैं। मैं इन्हें जानता हूँ। ये है विंद बिसरिया है, एयर में पड़ता है, और मिलाए तुम्हें। जे ठाकुर साहब ने एक बासा घास का तिनका तोड़कर पीछे से चुपके से जाकर उसकी गर्दन गुदगुदाई। बिसरिया चौक उठा के पीछे मुड़कर देखा और बिगड़ गया, यह क्या बदतमीजी है ठाकुर साहबे। मैं कितने गंभीर विचारों में डूबा था, और सहसा बड़े विचित्र स्वर में आंखें बंद कर बिसरिया बोला गा है, कैसा मनोरम प्रभात है। मेरी आत्मा में घोर अनुभूति हो रही थी। वह इकपुर बिसरिया की मुद्रा पर ठाकुर साहब की ओर देखकर मुस्कराया और इशारे में बोला, यह है यार शगल की चीज, छेड़ो जरा। ठाकुर साहब ने तिनका फेंक दिया और बोले, माफ करना भाई बिसरिया, बात यह है कि हम लोग एक विद तो हैं नहीं, इसलिए समझ नहीं पाते। क्या सोच रहे थे तुम? बिसरिया ने आंखें खोली और एक गहरी सांस लेकर बोर में सोच रहा था कि आखिर पे क्या होता है, कि क्यों होता है, कविता क्यों लिखी जाती है, फिर कविता के संग्रह उतने क्यों नहीं बिकते जितने उपन्यास या कहानी संग्रह। बात तो गंभीर है, कपूर बोला। जहां तक मैंने समझा और पढ़ा है, प्रेम एक तरह की बीमारी होती है, मानसिक बीमारी जो मौसम बदलने के दिनों में होती है। मसलन कार करती या ताग नैचत, उसका संबंध रीढ़ की हड्डी से होता है, और कविता एक तरह का सन्निपा होता है। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं। रुमी सिबरिया के सिबरिया ने नहीं, बिसरिया, ठाकुर साहब ने टोका। बिसरिया ने कुछ उजल्द, कुछ परेशानी और कुछ गुस्से से उनकी ओर देखा और बोला कि क्षमा कीजिएगा, आप या तो फ्रेडवादी हैं या प्रगतिवादी, और आपके विचार सर्वदा विदेशी हैं। मैं एक तरह के विचारों से घृणा करता हूँ। रुआऊ कपूर कुछ जवाब देने ही वाला था कि ठाकुर साहब बोले, अरे भाई बेकार उलझ गए तो लोग पहले परिचित तो कर लो आपस में। ये हैं श्री चंद्र कुमार का पूर्व विश्वविद्यालय में रिसर्च कर रहे हैं, और आप हैं श्री रविंद्र बिसरिया विश्वर्ष एयरमैन बैठे हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। तरपूर ने हाथ मिलाया और फिर गंभीरता से बोला, क्यों साहब, आपको दुनिया में और कोई काम नहीं रहा जो आप कविता करते हैं? बिसरिया ने ठाकुर साहब की ओर देखा और बोला, ठाकुर साहब, यह मेरा अपमान है, मैं इस तरह के सवालों का आदी नहीं हूँ, और उठ खड़ा हुआ। अरे बैठो बैठो, ठाकुर साहब ने हाथ खींच कर बिठा लिया। देखो कपूर, अब मतलब तुम समझे नहीं। उसका कहना यह है कि तुम्हें
इतनी प्रतिभा है कि लोग तुम्हारी प्रतिभा का आदर करना नहीं जानते। इसलिए उन्होंने सहानुभूति में तुमसे कहा कि तुम और कोई काम क्यों नहीं करते, वरना कपूर साहब तुम्हारी कविता के बहुत शौकीन हैं, मुझसे बराबर तारीफ करते हैं। बिसरिया पिघल गया और बोला, क्षमा कीजिएगा, मैंने गलत समझा। अब मेरा कविता संग्रह छप रहा है, मैं आपको अवश्य भेंट करूंगा। और फिर बिसरिया ठाकुर साहब की ओर मुड़कर बोला, अब लोग मेरी कविताओं की इतनी मांग करते हैं कि मैं परेशान हो गया हूँ। अभी कल त्रिवेणी के संपादक मिले, कहने लगे अपना चित्र दे दो। मैंने कहा कि कोई चित्र नहीं है तो पीछे पड़ गए। आखिरकार मैंने आइडेंटिटी कार्ड उठाकर दे दिया। वाह, कपूर बोला, मान गए आपको हम तो आप राष्ट्रीय कविताएं लिखते हैं या प्रेम की विजब जैसा अवसर हो। ये ठाकुर साहब ने जर्दिया वैसे तो यह वारफट का कवि सम्मेलन, शराबबंदी कॉन्फ्रेंस का कवि सम्मेलन, शादी ब्याह का कवि सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन का कवि सम्मेलन सभी जगह बुलाए जाते हैं। बड़ा आदेश है इनका। देख, बिसरिया ने प्रशंसा से मुग्ध होकर देखा और मगर फिर एक गर्व का भाव मुंह पर लाकर गंभीर हो गया। कपूर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तो कुछ हम लोगों को भी सुनाइए ने। गिर का भी तो मूड नहीं है, बिसरिया बोला। ठाकुर साहब बिसरिया को पिछले 5 सालों से जानते थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि बिसरिया किस समय और कैसे कविता सुनाता है। अतः बोले, ऐसे नहीं कपूर, आज शाम को आओ, जरा गंगा जी चलें, कुछ बोटिंग दे रहे, कुछ खाना पीना है, तब कविता भी सुनना। दिल कपूर को बोटिंग का बेहद शौक था। फौरन राजी हो गया और शाम का विस्तृत कार्यक्रम बन गया। इतने में एक कार उधर से लाइब्रेरी की ओर गुजरी। कपूर ने देखा और बोला, अच्छा ठाकुर साहब, मुझे तो इजाजत दीजिए, अब चलूं लाइब्रेरी में। वो लोग आ गए। आप कहाँ चल रहे हैं? मैं जराजिम खाने की ओर जा रहा हूँ। अच्छा दाई, तो शाम को पक्की रही? दे बिल्कुल पक्की, कपूर बोला और चल दिया। लाइब्रेरी के पोर्टिको में कार रुकी थी और उसके अंदर ही डॉक्टर साहब की लड़की बैठी थी। क्यों सुधा, अंदर क्यों बैठी हो? देख, है तुम्हें ही देख रही थी चंदर। और वह उतरवाई। दुबली पतली नाटी सी साधारण सी लड़की, बहुत सुंदर नहीं केवल सुंदर, लेकिन बातचीत में बहुत दुलारी था। चलो अंदर चलो, चंदर ने कहा। वह आगे बढ़ी, फिर ठिठक गई और बोली, चंदर, एक आदमी को 4 किताबें मिलती हैं, ये हाँ क्यों भरेगे? रतो पदतो पर। उसने बड़े भोलेपन से मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम अपने नाम से मेंबर बन जाओ और 2 किताबें हमें दे दिया करना, बस फिर ज्यादा का हम क्या करेंगे? ठीक है नहीं कि चंदर हंसा, तुम्हारा तो दिमाग खराब है, खुद क्यों नहीं बनती मेंबर? नहीं, हमें शर्म लगती है, तुम बन जाओ मेंबर हमारी जगह पर। ये पगली कहीं की। चंदर ने उसका कंधा तो पकड़ आगे ले चलते हुए कहा, वाह रे शर्म, अभी कल ब्याह होगा तो कहना हमारी जगह तुम बैठ जाओ। चंदरी कॉलेज में पहुंचे आई लड़की, अभी शर्म नहीं छूटी इसकी, चल अंदर। और वह हिचकती रखती झिमपति और मुड़कर चंदर की ओर उठी हुई निगाहों से देखती हुई अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद सुधाचार किताबें लादे हुए निकली। कपूर ने कहा, लाओ मैं ले लूं। तो बांस की पतरी टहनी की तरह लहरा कर बोली, सदस्य मैं हूँ, तुम्हें एक क्यों दूं किताबें? और जाकर कार के अंदर किताबें पटक दी। फिर बोली, आओ बैठो चंदरे, से मैं कब भर जाऊंगा, यूं यह देखो। और उसने भीतर से आगजों का एक बंडल निकाला और बोली, देखो यह पापा ने तुम्हारे लिए दिया है, लखनऊ में कॉन्फ्रेंस है, वहीं पढ़ने के लिए यह निबंध लिखा है उन्होंने। शाम तक यह टाइप हो जाना चाहिए, जहाँ संख्याएं हैं वहाँ खुद आपको बैठकर बोलना होगा। और पापा सुबह से ही कहीं गए हैं, समझे जनाब? उसने बिल्कुल अल्हड़ बच्चों की तरह गर्दन हिलाकर शोक स्वरों में कहा। कपूर ने बंडल ले लिया और कुछ सोचता हुआ बोला, रिले के लिए डॉक्टर साहब का हस्तलेख, इतने पृष्ठ शाम तक कौन टाइप कर देगा? इसका भी इंतजाम है। और अपने ब्लाउज में से एक पत्र निकालकर चंदर के हाथ में देती हुई बोली, यह कोई पापा की पुरानी ईसाई छात्रा है, टाइपिस्ट, इसके घर मैं तुम्हें पहुंचाए देती हूँ, मुखर्जी रोड पर रहती है। यह
उसी के यहाँ टाइप करवा लेना और यह खाते उसे दे देना। लेकिन अभी मैंने चाय नहीं पी। समझ गए। अब तुम सोच रहे होगे कि इसी बहाने सुधा तुम्हें चाय भी पिला देगी। सो मेरा काम नहीं है जो मैं चाय पिलाऊं, पापा का काम है यह। चलो आओ। चंदर जाकर भीतर बैठ गया और किताबें उठाकर देखने लगा। अरे चारों कविता की किताबें उठा लाई, समझ में न आएंगी तुम्हारे। चुप सुधा। कह नहीं। रिचलाते हुए सुधा बोली, वे तुम वखोर तुम्हें समझा दें। इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले क्या जाने। साहित्य एक अरिन मुखर्जी रोड पर ले चलो ड्राइवर। चंदर बोला, रहा इधर आहार चल रहे हो। रे नहीं, पहले घर चलो। सुधा बोली, चाय पी लो तब जाना है। रे नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा। चंदर बोला, जब चाय नहीं पीऊंगा। वाह वाह। इस सुधा की हंसी में दूधिया बचपन छलक उठा। मुंह तो सुकर गोभी हो रहा है, चाय नहीं पिएंगे। फिर बंगला आया तो सुधा ने महराजीन से चाय बनाने के लिए कहा और चंदर को स्टडी रूम में बिठाकर प्याले निकालने के लिए चल दी। वैसे तो यह घर गया परिवार चंद्रपुर का अपना हो चुका था जब से वह अपनी माँ से जेगड़ प्रयाग भाग आया था पढ़ने के लिए। यहाँ आकर भी एल में भर्ती हुआ था और कम खर्च के ख्याल से चौक में एक कमरा लेकर रहता था। तत्र भी डॉक्टर शुक्ला उसके सीनियर टीचर थे और उसकी परिस्थितियों से अवगत थे। चंदर की अंग्रेजी बहुत ही अच्छी थी और डॉ शुक्ला उससे अक्सर छोटे छोटे लेख लिखवाकर पत्रिकाओं में भिजवाते थे। उन्होंने कई पत्रों के आर्थिक स्तंभ का काम चंदर को दिलवा दिया था और उसके बाद चंदर के लिए डॉन शुक्ला का स्थान अपने संरक्षक और पिता से भी ज्यादा हो गया था। चंदर शर्मीला लड़का था, बेहद शर्मीला। कभी उसने यूनिवर्सिटी के वजीफे के लिए भी कोशिश की थी, लेकिन जब B.Ed में वह सारी यूनिवर्सिटी में सर्वप्रथम आया था तब उस स्वयं इकोनॉमिक्स विभाग ने उसे यूनिवर्सिटी के आर्थिक प्रकाशनों का वैयक्तिक संपादक बना दिया था। M.N में भी वह सर्वप्रथम आया और उसके बाद उसने रिसर्च ले ली। उसके बाद डॉ शुक्ला यूनिवर्सिटी से हटकर ब्यूरो में चले गए थे। अगर सच पूछा जाए तो उसके सारे एरियर का श्रेय डॉ शुक्ला को था, जिन्होंने हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाई और उसको अपने लड़के से बढ़कर माना। अपनी सारी मदद के बावजूद डॉ शुक्ला ने उससे इतना अपनापन बनाए रखा कि कैसे धीरे धीरे चंदर सारी गैरियत खो बैठा, यह उसे खुद नहीं मालूम। यह बंगला जिसके कमरे जिसके लॉन जिसकी किताबें जिसके निवासी सभी कुछ जैसे उसके अपने थे और सभी का उससे जाने कितने जन्मों का संबंध था। और यह नन्ही दुबली पतली रंगीन चंद्र के नसी सुधा जब आज से वर्षों पहले यह 7वीं पास करके अपनी बुआ के पास से यहाँ आई थी तब से लेकर आज तक ऐसे वह भी चंदर की अपनी होती गई थी। इसे चंदर खुद नहीं जानता था। जब वह आई थी तब वह बहुत शर्मीली थी, बहुत भोली थी। 8वीं में पढ़ने के बावजूद वह खाना खाते वक्त रोती थी, मचलती थी तो अपनी कॉपी पाउडर डालती थी और जब तक डॉक्टर साहब उसे गोदी में बिठाकर नहीं मनाते थे वह स्कूल नहीं जाती थी। इन वर्ष की अवस्था में कि उसकी माँ चल बसी थी और 10 साल तक वह अपनी बुआ के पास एक गांव में नहीं थी। अब 13 वर्ष की होने पर गांव वालों ने उसकी शादी पर जोर देना और शादी न होने पर गांव की औरतों ने हाथ हंचाना और मुंह मटकाना शुरू किया तो डॉक्टर साहब ने उसे इलाहाबाद बुलाकर 8वीं में भर्ती करा दिया। जब वह आई थी तो आधी जंगली सी तरकारी में निगी काम होने पर वह महाराजिन का चौका जूठा कर देती थी और राह में फूल तोड़कर लाने पर अक्सर उसने मालिक को दांत भी काट खाया था। चंदर से जरूर हुआ बेहद रहती थी, पगन जाने क्यों चंदर भी उसे नहीं बोलता था। लेकिन जब 2 साल तक उसके ये उपद्रव जारी रहे और अक्सर डॉक्टर साहब गुस्से के मारे उसे साथ खिलाते थे और उससे बोलते थे तो वह रो रो कर और सिर पटकर पटकर अपनी जान आधी कर देती थी। तब अक्सर चंदर ने पिता और पुत्री का समझौता कराया था, अक्सर सुधा को डांटा था, समझाया था और सुधा गरज भर से अल्हड़ पुरवाई और विद्रोही झोंके की तरह तोड़ फोड़ मचाती रहने वाली सुधा चंदर की आंख के इशारे पर सुबह की अनसीना की तरह शांत हो जाती थी। कब और क्यों उसने चंदर के इशारों का यह मौन अनुशासन स्वीकार कर लिया था,
यह उसे खुद नहीं मालूम था, और यह सभी कुछ इतने स्वाभाविक ढंग से, इतना अपने आप होता गया कि दोनों में से कोई भी इस प्रक्रिया से वाकिफ नहीं था, कोई भी इसके प्रति जागरूक न था। दोनों का एक दूसरे के प्रति अधिकार और आकर्षण इतना स्वाभाविक था जैसे शरद की पवित्रता या सुबह की रोशनी। और मजा तो रह था कि चंद्र की शक्ल देखकर छिप जाने वाली सुधा इतनी एडिट हो गई थी कि उसका सारा विद्रोह, सारी झुंझलाहट, मिजाज की सारी तेजी, सारा तीखापन और सगड़ाई जिगड़ा सभी की तरफ से हटकर चंद्र की ओर केंद्रित हो गया था। वह विद्रोहिणी अब शांत हो गई थी, इतनी शांत, इतनी सुशील, इतनी विनम्र, इतनी मिष्टभाषिणी की सभी को देखकर ताज्जुब होता था, लेकिन चंद्र को देखकर जैसे उसका बचपन फिर लौट आता था। और जब तक वह चंद्र को खिजाकर क्षीण कलर नहीं लेती थी, उसे चैन नहीं पड़ता था। अक्सर दोनों में अनबोला रहता था, लेकिन जब 2 दिन तक दोनों मुँह फुलाए रहते थे और डॉक्टर साहब के लौटने पर सुधा उत्साह से उनके ब्यूरो का हाल नहीं पूछती थी और खाते रक्त दुलाग नहीं दिखाती थी, तो डॉक्टर साहब फौरन पूछते थे, क्या चंद्र से लड़ाई हो गई क्या?" फिर वह मुंह फुलाकर शिकायत करती थी, और शिकायतें भी क्या क्या होती थी। चंद्र ने उसकी हेड मिस्ट्रेस का नाम एलिफेंटा श्रीमती हथनी रखा था, या चंद्र ने उसको डिबेट के भाषण के पॉइंट नहीं बताए, या चंद्र कहता है कि सुधा की सखियां कोयला बेचती हैं, और जब डॉक्टर साहब कहते हैं कि वह चंद्र को डांट देंगे तो वह खुशी से फूल उठती और चंद्र के आने पर आंखें चाहती हुई चिल्लाती थी, देखो कैसी डांट पड़ी। वैसे सुधा अपने घर की पुखिंत थी, किस मौसम में कौन सी तरकारी पापा को माफिक पड़ती है, बाजार में इन चीजों का क्या भाव है, लौकर चोरी तो नहीं करता, पापा कितने सोसाइटियों के मेंबर हैं, चंद्र के इकोनॉमिक्स के कोर्स में क्या है, यह सभी उसे मालूम था। मोटर या बिजली बिगड़ जाने पर वह थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग भी कर लेती थी, और मातृत्व का अंश तो उसमें इतना था कि हर नौकर और नौकरानी उससे अपना सुखद दुआ कह देते थे। पढ़ाई के साथ साथ घर का सारा काम काज करते हुए उसका स्वास्थ्य भी कुछ बिगड़ गया था, और अपनी उम्र के हिसाब से कुछ अधिक शांत, संयम, गंभीर और बुजुर्ग थी। मगर अपने पापा और चंद्र इन दोनों के सामने हमेशा उसका बचपन लिटलाने लगता था। दोनों के सामने उसका हृदय उन्मुक्त था और स्नेह बाधाहीन। लेकिन हाँ, एक बात थी, उसे जितना स्नेह और स्नेह भरी फटकारें और स्वास्थ्य के प्रति चिंता अपने पापा से मिलती थी, वह सब बड़े निस्वार्थ भाव से वह चंद्र को दे डालती थी। खाने पीने की जितनी परवाह उसके पापा उसकी रखते थे, खाने पर या कम खाने पर उसे जितने दुलार से फटकारते थे, उतना ही ख्याल वह चंद्र का रखती थी। और स्वास्थ्य के लिए जो उपदेश उसे पापा से मिलते थे, उसे और भी स्नेह में पाकर वह चंद्र को दे डालती थी। चंद्र कै बजे खाना खाता है, या से जाकर घर पर कितनी देर पड़ता है, रात को सोते वक्त दूध पीता है या नहीं, इन सब का लेखा जोखा उसे सुधा को देना पड़ता। और जब कभी उसके खाने पीने में कोई कमी रह जाती तो उसे सुधा की डांट खानी ही पड़ती थी। पापा के लिए सुधा अभी बच्ची थी, और स्वास्थ्य के मामले में सुधा के लिए चंद्र अभी बच्चा था। और कभी कभी तो सुधा की स्वास्थ्य चिंता इतनी ज्यादा हो जाती थी कि चंद्र बेचारा, जो खुद तंदुरुस्त था, घबरा उठता था। एक बार सुधा ने कुमारी कर दिया, उसकी तबीयत खराब हुई और डॉक्टर ने उसे लड़कियों का एक टॉनिक पीने के लिए बताया। इम्तिहान ने जब चंद्र कुछ दुबला सा हो गया तो सुधा अपनी बची हुई दवा ले आई और लगी चंद्र से जिद करने की एपीओई से। चंद्र ने किसी अखबार में उसका विज्ञापन दिखाकर बताया कि लड़कियों के लिए है, तो तब कहीं जाकर उसकी जान बची। इसलिए जब आज सुधा ने चाय के लिए आहा तो उसकी रूह कप आई, क्योंकि जब कभी सुधा चाय बनाती थी तो प्याले के मुंह तक दूध भरकर उसमें 2-3 चम्मच चाय का पानी डाल देती थी, और अगर उसने ज्यादा स्ट्रांग चाय की मांग की तो उसे खालिस दूध पीना पड़ता था, और चाय के साथ कल और मेवा और खुदा जाने क्या क्या। और उसके बाद सुधाकार इसरारन खाने पर सुधा का गुस्सा और उसके बाद की लंबी चौड़ी मनोहारी सबसे चंद्र बहुत घबराता था। लेकिन
जब सुधा उसे स्टडी रूम में बिठाकर जल्दी से चाय बना लाई तो उसे मजबूर होना पड़ा, और बैठे बैठे निहायत बेबसी से उसने देखा कि सुधा ने प्याले में दूध डाला और उसके बाद थोड़ी सी चाय डाल दी। उसके बाद अपने प्याले में चाय डालकर और 2 चम्मच दूध डालकर आप ठाठ से पीने लगे, और बेदकल्लुफी से दूधिया चाय का प्याला चंद्र के सामने खिसका कर बोली, दी पीजिए, नाश्ता आ रहा है। चंद्र ने प्याले को अपने सामने रखा और उसे चारों तरफ घुमाकर देखता रहा कि किस तरह से उसे चाय का अंश मिल सकता है। जब सभी ओर से प्याले में क्षीर सागर नजर आया तो उसने हार कर प्याला रख दिया। या क्यों पीते क्यों नहीं? सुधा ने अपना प्याला रख दिया। दे पियन क्या, कहीं चाय भी हो दी। तो और क्या खाली चाय पीजिएगा? दिमागी काम करने वालों को ऐसी ही चाय पीनी चाहिए। तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं चाय छोड़ूं या रिसर्च। ऐसी चाय मुझे पसंद। ऐसा दिमागी काम लोग आपको विश्वास नहीं होता। मेरी क्लास फेलो है गेसु काजमिक सबसे तेज लड़की है। उसकी अम्मी उसे दूध में चाय उबाल कर देती है। क्या नाम है तुम्हारी सखी का? रिजल गेसु के बड़ा अच्छा नाम है। और क्या है? मेरी सबसे घनिष्ठ मित्र है और उतनी ही अच्छी है जितना अच्छा नाम है। जरूर जरूर, मुंह बिचकाते हुए चंदर ने कहा, और उतनी ही काली होगी जितने काले गेसु। रजत शर्म नहीं लाती किसी लड़की के लिए ऐसा कहते हुए? दे और हमारे दोस्तों की बुराई करती हो तब क्या वे तो सर हैं नहीं बुरे। अच्छा तो नाश्ता पहले फल खाओ। और वह प्लेट में छील छील का संतरा कहने लगी। इतने में ज्यों ही वह झुककर एक गिरे हुए संतरे को नीचे से उठाने लगी कि चंदर ने झट से उसका प्याला अपने सामने रख लिया और अपना प्याला उधर रख दिया और शांत चित्त से पीने लगा। संतरे की फांके उसकी ओर बढ़ाते हुए ज्यों ही उसने एक घूंट चाय ली तो वह चौंक कर बोली, अरे क्या है? क्या हुआ? कुछ नहीं, हमने उसमें दूध डाल दिया। तुम्हें दिमागी काम बहुत रहता है। चंदर ने टाट से चाय घूंटते हुए कहा। सुधा कुड़ गई, कुछ बोली नहीं। चाय खत्म करके चंदर ने घड़ी देखी तो अच्छा लाओ, क्या टाइप कराना है? अब बहुत देर हो रही है। दैत्याहान तो 1 मिनट बैठना बुरा लगता है। आपको हम कहते हैं कि नाश्ते और खाने के वक्त आदमी को जल्दी नहीं करनी चाहिए। बैठिए नहीं गए। अरे तो तुम्हें कॉलेज की तैयारी नहीं करनी है? हृदय करनी क्यों नहीं है? आज तो गेसु को मोटर पर लेते हुए तब जाना है। ये तो मालिक गेसु और कभी मोटर पर चढ़ी है? एजीर व साबिर हुसैन काजमी की लड़की है। उसके यहाँ 2 मोटरें हैं और रोज तो उसके यहाँ दावतें होती रहती हैं। अच्छा, हमारी तो दावत कभी नहीं की। हम गेसु के यहाँ दावत खाएंगे इसी मुंह से। जनाबोस की शादी भी तय हो गई है, अगले जाड़ों तक शायद हो भी जाए। ये बड़ी खराब लड़की हो, कहाँ रहता है ध्यान तुम्हारा? दीदी सुधा ने मजाक में पराजित कर बहुत विजय भरी मुस्कान से उसकी ओर देखा। चंदर ने जेब का निगाह नीची कर ली तो सुधा पास आकर चंदर का अंधा पर अड़कर बोली, अरे उदास हो गए? नहीं भैया, तुम्हारा भी ब्याह तय कराएंगे। घबराते क्यों हो? और एक मोटी सी इकोनॉमिक्स की किताब उठाकर बोली, लोग इस मुटकी से ब्याह करोगे? लो बातचीत कर लो, तब तक मैं वह निबंध ले आऊं टाइप कराने वाला। चंदर ने खिसिया कर बड़ी जोर से सुधा का हाथ दबा दिया। हाय ले। सुधा ने हाथ छोड़ा, मुंह बनाते हुए कहा, लो बाबा, हम जा रहे हैं। काहे बिगड़ रहे हैं दापा? और वह चली एक डॉक्टर साहब का लिखा हुआ निबंध उठा लाई और बोली, लोग ने निबंध की पांडुलिपि है। उसके बाद चंदर की ओर बड़े दुलार से देखती हुई बोली, शाम को आओगे? का अच्छा, हम परेशान नहीं करेंगे, तुम चुपचाप पढ़ना। जब रात को पापा आ जाए तो उन्हें निबंध की प्रतिलिपि देकर चले जाना है। नहीं, आज शाम को मेरी दावत है ठाकुर साहब के यहाँ, तो उसके बाद आ जाना। और देखो, अब फरवरी का ही है, मास्टर ढूंढ दो हमें। जय नहीं जी, सब झूठी बात है, हम कल सुबह आएंगे। अच्छा तो सुबह जल्दी आना, और देखो मास्टर आना मत भूलना। ड्राइवर तुम्हें मुखर्जी रोड जो पहुंचा देगा। वह कार में बैठ गया और कार स्टार्ट हो गई कि फिर सुधा ने पुकारा। वह फिर उतरा। सुधा बोली, ये लोग यह लिफाफा तो भूल ही गए थे,
पापा लिख दिया है, उसे दे देना। अच्छा, ये कहकर फिर चंदर चला कि फिर सुधा ने पुकारा, सुनो के एक बार में क्यों नहीं कह देती सबे। चंदर ने झल्ला कर कहा, अरे बड़ी गंभीर बात है, देखो वहां कुछ ऐसी वैसी बात मत कहना लड़की से, वरना उसके यहाँ 2 बड़े बड़े बुलडॉग हैं। कहकर उसने गाल फुलाकर आँख फैलाकर ऐसी बुलडॉग की भंगिमा बनाई कि चंदर हंस पड़ा, सुधा भी हंस पड़ी। ऐसी थी सुधा और ऐसा था चंदर। 3 सिविल लाइंस के एक उजाड़ हिस्से में एक पुआने से बंगले के सामने आकर मोटर रुकी। बंगले का नाम तथा रोजलान, लेकिन सामने के कंपाउंड में जंगली घास उग रही थी और गुलाब के फूलों के बजाय आहते में मुर्गी के पंख बिखरे पड़े थे। रास्ते पर भी घास उगाई थी और फाटक पर जिसके एक खंभे की कॉर्निस टूट चुकी थी, बजाय लोहे के दरवाजे के 2 आड़े बांस लगे हुए थे। फाटक के एक और एक छोटा सा लकड़ी का नाम पट्ट लगा था, जो कभी काला रहा होगा, लेकिन जिसे दूर बरसात और हवर ने चितकबरा बना दिया था। चंदर मोटर से उतरकर उस बोर्ड पर लिखे हुए अधमिटे सफेद अक्षरों को पढ़ने की कोशिश करने लगा और जाने किसका मुंह देखकर सुबह उठा था कि उसे सफलता भी मिल गई। उस पर लिखा था गए एफरी डिक्रूज। उसने जेब से लिफाफा निकाला और पता मिलाया। लिफाफे पर लिखा था मिसपी डिक्रूज, यही बंगला है। उसे संतोष हुआ। हॉर्न निर्दोष उसने ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने हॉर्न दिया, लेकिन किसी का बाहर आना तो दूर एक मुर्गा रज्जो आहते में कुड़कुड़ा रहा था। उसने मुड़कर बड़े संदेह और त्राह से चंदर की ओर देखा और उसके बाद पंख फड़फड़ाते हुए चीखते हुए जान छोड़कर भागा। बा मनहूस बगला है, यहाँ का आदमी रहते हैं या प्रेत है? कपूर ने उकर कहा और ड्राइवर से बोला, जाओ तुम, हम अंदर जाकर देखते हैं। अच्छा हुजूर, सुधा बीबी से क्या कह देंगे? यह कह देना तो पहुंचा दिया। आकार मुड़ी और कपूर बांस फांद कर अंदर घुसा। आगे का पोर्टिको खाली पड़ा था और नीचे की जमीन ऐसी थी जैसे कई साल से उस बंगले में कोई सवारी गाड़ी न आई हो। वह बरामदे में या दरवाजे बंद थे और उन पर धूल जमी थी। एक जगह चौखट और दरवाजे के बीच में मकली ने जाला बुन रखा था। यह बंगला खाली है क्या? एक कपूर ने सोचा। सुबह 8:30 बजे ही वहां ऐसा सन्नाटा छाया था कि दिल घबरा जाए। आसल पाक चारों ओर आधी फरलांग तक कोई बंगला नहीं था। उसने सोचा बंगले के पीछे की ओर शायद नौकरों की झोपड़ियां हों। वह दंग बाजू से मुड़ा और खुशबू का एक तेज झोंका उसे चूमता हुआ निकल गया। सताजुब है यह सन्नाटा, यह मनहूसी और इतनी खुशबू, कपूर ने कहा और आगे बढ़ा तो देखा कि बंगले के पिछवाड़े गुलाब का एक बहुत खूबसूरत बाग है। कच्ची विषय और बड़े बड़े गुलाब हर रंग के। वरा सचमुच रोजलान तथा जो वह बाग में पहुंचा, उधर से भी बंगले के दरवाजे बंद थे। उसने खटखटाया, लेकिन ये कोई जवाब नहीं मिला। वह बाग में घुसा कि शायद कोई माली काम कर रहा हो। बीच बीच में ऊंचे ऊंचे जंगली चमेली के झाड़ थे और कहीं कहीं लोहे की चढ़ों के कटघरे। बेगम बेलिया भी फूल रही थी, लेकिन चारों ओर एक अजबर सा सन्नाटा था और हर फूल पर किसी खामोशी के फरिश्ते की छाह थी। फूलों में विरंग था, हवा में ताजगी थी, पेड़ों में हरियाली थी, झोंकों में खुशबू थी, लेकिन फिर भी सारा बाग एक ऐसे सितारों का गुलदस्ता लग रहा था जिनकी चमक, जिनकी रोशनी और जिनकी ऊंचाई लौट चुकी हो। लगता था जैसे बाग का माली मौसमी रंगीनी भूल चुका हो, क्योंकि नेस्टरशिम या स्वीट पी या फ्लाक्स कोई भी मौसमी फूल न था, सिर्फ गुलाब थे और जंगली चमेली थी और बेगम बेलिया थी जो सालों पहले बोए गए थे। उसके बाद उन्हीं की काटर छाट पर बाग चल रहा था। बागबानी में कोई नवीनता और मौसम का उल्लास न था। चंदर फूलों का बेहद शौकीन था। सुबह घूमने के लिए उसे दरिया किनारे के बजाय अल्फ्रेड पार्क चुना था, क्योंकि पानी की लहरों के बजाय उसे फूलों के बार के रंग और सौरभ की लहरों से बेहद प्यार था। और उसे दूसरा शौक था कि फूलों के पौधों के पास से गुजरते हुए हर फूल को समझने की कोशिश करना। अपनी नाजुक टहनियों पर हंसते मुस्कुराते हुए ये फूल जैसे अपने रंगों की बोली में आदमी से जिंदगी का जाने कौन सा राज कहना चाहते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे हर फूल के पास अपना व्यक्तिगत संदेश है जिसे वह
अपने दे की पाखुरियों में आहिस्ते से सेज कर रखे हुए हैं कि कोई सुनने वाला मिले और वह अपनी दास्तां कह जाए। पौधे की ऊपरी फुनगी पर मुस्कुराता हुआ आसमान की तरफ मुंह किए हुए यह गुलाब जो रात भर सितारों की मुस्कुराहट चुपचाप पीता रहा है, यह अपने मोतियों पाखुरियों के होठों से जाने क्यों खिलखिलाता ही जा रहा है। जाने इसे कौन सा रहस्य मिल गया है। और वह एक नीचे वाली टहनी में आधा झुका हुआ गुलाब, झुकी हुई पलकों सी पाखुरिया और दोहरी मखमली तरह सी उसकी डंडी, यह गुलाब जाने क्यों उदास है। और यह दुबली पतली लंबी की नाजुक कली जो बहुत सावधानी से हरा आंचल लपेटे है और प्रथम ज्ञात युवनाच की तरह लाज में जो सिमटी तो सिमटी ही छिली जा रही है, लेकिन जिसके येवर की गुलाबी लपटें 7 हरे पर्दों में से झलकी ही पड़ती हैं। और फार के शाहजादे जैसा शान से खिला हुआ पीला गुलाबी उस पीले गुलाब के पास आकर चंद रुक गया और झुक कर देखने लगा। कार्तिक पूर्णो के चांद से जलने वाले अमृत को पीने के लिए व्याकुल किसी सुकुमार भाव परी की फैली हुई अंजलि के बराबर बड़ा सा वह फूल जैसे रोशनी बिखेर रहा था। बेगम बेलिया के कुंज तिछन कर आने वाली तोतापन की धूप ले जैसे उस पर दानल पान की तरह खुशनुमा हरियाली बिखेर दी थी। चंदर ने सोचा उसे तोड़ लें, लेकिन हिम्मत न पड़ी। वह झुका कि उसे सूंघ ही लें। सूंघने के इरादे से उसने हाथ बढ़ाया ही था कि किसी ने पीछे से गरज कर कहा, हियर यू आर, आई हैव कॉट रेड हैंडेड टुडे। यह तुम हो, आज तुम्हें मौके पर पकड़ पाया हूँ। और उसके बाद किसी ने अपने दोनों हाथों में जकड़ लिया और उसकी गर्दन पर सवार हो गया। वह उछल पड़ा और अपने को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। पहले तो वह कुछ समझ नहीं पाया। अजब रहस्यमय है यह बंगला। एक अव्यक्त भय और एक सिहरन में उसके हाथ पांव ढीले हो गए, लेकिन उसने हिम्मत करके अपना एक हाथ छुड़ा लिया और मुड़कर देखा तो एक बहुत कमजोर बीमार सा पीली आंखों वाला गोरा उसे पकड़े हुए था। चंदर के दूसरे हाथ को फिर पकड़ने की कोशिश करता हुआ वह हांफता हुआ बोला अंग्रेजी में, रोज रोज यहाँ से फूर गायब होते थे। मैं कहता था कौन ले जाता है जो हो वह हो। वह हांफता जा रहा था। राज मैंने पकड़ा तुम्हें, रोज चुपके से चले जाते थे। अरे वह चंदर को कसकर पकड़े था, लेकिन उस बीमार गोरे की सांस जैसे छूटी जा रही थी। चंदर ने उसे झटका देकर धकेल दिया और डांट कर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? पागल है क्या? खबरदार जो हाथ बढ़ाया अभी लेर कर दूंगा तुझे। घोड़ा सूरग और उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाई। वह धक्के से गिर गया था। धूल झाड़ते उठ बैठा और बड़ी ही रोनी आवाज में बोला, कितना जुल्म है, ये कितना जुल्म है। मेरे फूल भी तुम चुरा ले गए और मुझे इतना हक भी नहीं कि तुम्हें धमकाऊं। अब तुम मुझसे लड़ोगे? तुम जवान हो तो मैं बूढ़ा हूं। हाय रे मैं। और सचमुच वह जैसे रोने लगा हो। चंदर ने उसको रोना देखा और उसका सारा गुस्सा हवा हो गया और हंसी कर बोला, गलत फहमी। खैर जिला पर मैं बहुत दूर रहता हूँ। मैं चिट्ठी लेकर मिस डिक्रूज से मिलने आया था। उसका रोना नहीं रुका और तुम बहाना बनाते हो और अगर मैं विश्वास नहीं करता तो तुम मारने की धमकी देते हो। अगर मैं कमजोर न होता तो तुम्हें पीस कर खा जाता और तुम्हारी खोपड़ी कुचल कर फेंक देता जैसे तुमने मेरे कूल फेंके होंगे। और फिर तुमने गाली दी, मैं उठाकर तुम्हें अभी नाले में फेंक दूंगा। अरे बाप रे, दौड़ो दौड़ो, मुझे मार डाला। दाद पॉपी विटामी दद, अरे दोनों कुत्ते मर गए। जब उसने डर के मारे चीखना शुरू किया। क्या बटिया क्यों चिल्ला रहे हो? बाथरूम के अंदर से किसी ने चिल्ला कर कहा। अरे मार डाला ही इसने। दौड़े झटके से बाथरूम का दरवाजा खुला। बेटी गाउन पहने हुए एक लड़की दौड़ती हुई आई और चंदर को देखकर रुक गई। यह क्या है? उसने डांट कर पूछा। जय कुछ नहीं, शायद पागल मालूम देता है। के गए जबान संभाल कर बोलो, वह मेरा भाई है गए और कोई भी हो। मैं मिस डिक्रूज से मिलने आया था। मैंने आवाजी तो कोई नहीं बोला। मैं बाग में घूमने लगा। इतने में इसने मेरी गर्दन पकड़ ली। यह बीमार और कमजोर है, वरना अभी गर्दन दबा देता। गोरा को उस लड़की के आते ही फिर तन कर खड़ा हो गया और दांत पीस कर बोला, अरे मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। बदमाश कहीं का। चुपके आया और गुलाब तोड़ने लगा।
मैं चमेली के झाड़ के पीछे छिपा देख रहा था। अभी मैं पुलिस बुलाती हूँ, तुम देखते रहो बर्टी, इसे मैं फोन करती हूँ। ये लड़की ने डांटते हुए कहा, अरे भाई, मैं मिस डिक्रूज से मिलने आया हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानती, झूठा कहीं का। मैं मिस डिक्रूज हूँ। ये देखिए तो ये हाँ थे। जो लड़की ने खत खोला और पढ़ा और एकदम उसने आवाज बदल दी। गिशी बर्टी, तुम किसी दिन पागल खाने जाओगे। आपको डॉ चुकलाल ने भेजा है। तुम तो मुझे बदनाम करा डालोगे। उसकी शक्ल और भी रोनी हो गई। मैं नहीं जानता का था, मैं जानता नहीं था। उसने और भी घबराकर कहा, जरूर माफ कीजिएगा। लड़की ने बड़े मीठे स्वर में साफ हिंदुस्तानी में कहा, मेरे भाई का दिमाग जरा ठीक नहीं था जब से इनकी पत्नी की मौत हो गई। इसका मतलब है नहीं कि ये किसी भले आदमी की इज्जत उतार लें। चंद्र ने बिगड़ कर कहा, देखिए, बुरा मत मानिए, मैं इनकी ओर से माफी मांगती हूँ। वाइये, अंदर चलिए। उसने चंद का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बेहद ठंडा था। वह नहाकर आ रही थी। उसके हाथ के उस तुषार स्पर्श से चंदर सिर उठा और उसने हाथ झटकर कहा, अफसोस आपका हाथों बर्फ है। लड़की चौंक गई। वह सद्यस्नाता सहसा चेत हो गई और बोली, अरे शैतान, तुम्हें ले जाए बर्टी, तुम्हारे पीछे में बेदिन गाउन में बाहर आई। और बेदिन गाउन के दोनों कॉलर पकड़कर उसने अपनी खुली गर्दन ढकने का प्रयास किया और फिर अपनी पोशाक पर लज्जित होकर भागी। अभी तक गुस्से के मारे चंदर ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन उसने देखा कि वह 23 वर्ष की दुबली पतली तरुणी है। लहराता हुआ बदन, गले तक अटे हुए बाल, एंग्लो इंडियन होने के बावजूद गोरी नहीं है। चाय की तरह वह हल्की, पतली, भूरी और तुर्शी। भागते वक्त ऐसी लग रही थी जैसे चलकती हुई चाय। इतने में वह गोरा उठा और चंदर का कंधा छूकर बोला, माफ करना और भाई, उससे मेरी शिकायत मत करना। असल में ये गुलाब मेरी मृत पत्नी की यादगार हैं। जब इनका पहला पेड़ आया था तब मैं इतना ही जवान था जितने तुम, और मेरी पत्नी उतनी ही अच्छी थी जितनी पम्मी। यह कौन पम्मी गे? यह मेरी बहन प्रमिला डिक्रूज है कि ओहरी कर मरी आपकी पत्नी। माफ कीजिएगा, मुझे भी मालूम नहीं का। तहां मैं बड़ा अभागा हूँ। मेरा दिमाग कुछ खराब है, देखिए। कहकर उसने झुककर अपनी खोपड़ी चंदर के सामने हर दी और बहुत ही गिड़गिड़ाकर बोला, पता नहीं कौन मेरे फूल चुरा ले जाता है। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद 5 साल से मैं इन फूलों को संभाल रहा हूँ। हाय रे, मैं जाइए, पम्मी बुला रही है। पिछवाड़े के सैनिक का बीच का दरवाजा खुल गया था और पम्मी कपड़े पहनकर बाहर जा कही थी। चंदर आगे बढ़ा और गोला मुड़कर अपने गुलाब और चमेली की झाड़ी में खो गया। चंदर या और कमरे में पड़े हुए एक सोफा पर बैठया। पम्मी टॉयलेट कर चुकी थी और एक हल्की फ्रांसीसी खुशबू से महक रही थी। शैम्पू से धुले हुए रूखे बाल जो मचले पड़ रहे थे। खुशनुमा आसमानी रंग का एक पतला चिपका हुआ जीना ब्लाउज और ब्लाउज पर एक फ्लैनेल का फुल पैंट जिसके 2 गैलिस कमर छाती और कंधे पर चिपके हुए थे। होठों पर एक हल्की लिपस्टिक की झलक मात्र थी और गले तक बहुत हल्का पाउडर जो बहुत नजदीक से ही मालूम होता था। लंबे नाखूनों पर हल्की गुलाबी पैंट। वह आई निसंकोच भाव से उसी सोफे पर कपूर के बगल में बैठ गई और बड़ी मुलायम आवाज में बोली कि मुझे बड़ा दुख है मिस्टर कपूर, आपको बहुत त्वारत उठानी पड़ी। चोट तो नहीं गाई? एगे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। जे कपूर का साला गुस्सा हवा हो गया। कोई भी लड़की निसंकोच भाव से इतनी अपनायत से सहानुभूति दिखाए और माफी मांगे तो उसके सामने कौन पानी नहीं हो जाएगा। और फिर वह भी जबकि उसके होठों पर केवल बोली, अच्छी लगती हो वाली लिपस्टिक भी इतनी प्यारी हो। लेकिन चंदर की एक आदत थी और चाहे कुछ न हो, कम से कम वह यह अच्छी तरह जानता था कि नारी जाति से व्यवहार करते समय कहाँ पर कितनी हील देनी चाहिए, कितना कसना चाहिए। अकब सहानुभूति से उन्हें झुकाया जा सकता है। अकब अकड़ कर इस वक्त जानता था कि इस लड़की से वह जितनी सहानुभूति चाहे ले सकता है अपने अपमान के हर जाने के तौर पर। इसलिए कपूर साहब बोले, लेकिन मिस डिक्रूज, आपके भाई बीमार होने के बावजूद
बहुत मजबूत हैं। उफ, गर्दन पर जैसे अभी तक जल हो रही है। ओहो रे, सचमुच मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। देखूं। और काल रटाकर उसने गर्दन पर अपनी बर्फीली अंगुलियां रख दी। रिलाइए लोशन मल दूं मैं? धन्यवाद, धन्यवाद। इतना कष्ट न कीजिए, आपकी अंगुलियां गंदी हो जाएंगी, कपूर ने बड़ी शालीनता से कहा। जपम्मी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट, आंखों में हल्की सी लाज और वक्ष में एक हल्का सा कंपन दौड़ गया। यह वाक्य कपूर ने चाहे शरारत में नहीं कहा होगा, लेकिन कहा इतने शांत और संयत स्वरों में कि पम्मी कुछ प्रतिवाद भी न कर सकी। और फिर 6 बरस से 7 बरस तक की कौन ऐसी स्त्री है जो अपने रूप की प्रशंसा पर बेहोशन हो जाए? अच्छा लाइए वह स्पीच कहाँ है जो मुझे गायब करनी है? ये उसने विषय बदलते हुए कहा। जे लीजिए, कपूर ने दे दी गई है तो मुश्किल से 3 या 4 घंटे का काम है। और पम्मी स्पीच को उलट पुलट कर देखने लगी। माफ कीजिएगा, अगर मैं कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछूं? वे क्या आप टाइपिस्ट हैं? कपूर ने बहुत शिष्टता से पूछा। जी नहीं, पम्मी ने उन्हीं कागजों पर नजर गड़ाते हुए कहा कि मैंने कभी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड सीखी थी, और तब मैं सीनियर कैम्ब्रिज पास करके यूनिवर्सिटी गई थी। यूनिवर्सिटी मुझे छोड़नी पड़ी क्योंकि मैंने अपनी शादी कर ली। अच्छा, आपके पति कहाँ हैं? रावलपिंडी में, आर्मी में। लेकिन फिर आप डिक्रूज क्यों लिखती हैं? और फिर मिस क्योंकि हम लोग अलग हो गए हैं। और स्पीच के कागज को फिर से तह करती हुई बोली, मिस्टर कपूर आप अविवाहित हैं? जी हाँ। और विवाह करने का इरादा तो नहीं रखते? नहीं। बहुत अच्छे, तब तो हम लोगों में निभ जाएगी। मैं एक शादी से बहुत नफरत करती हूँ। शादी अपने को दिया जाने वाला सबसे बड़ा धोखा है। देखिए, ये मेरे भाई हैं, ऐसे पीले और बीमार से हैं। ये पहले बड़े तंदुरुस्त और टेनिस में प्रांत के अच्छे खिलाड़ियों में से थे। एक विश्व की दुबली पतली भावुक लड़की से इन्होंने शादी कर ली और उसे बेहद प्यार करते थे। सुबह शाम दोपहर रात कभी उसे अलग नहीं होने देते थे। हनीमून के लिए उसे लेकर सीलोन गए थे। वह लड़की बहुत कलाप्रिय थी, बहुत अच्छा नाचती थी, बहुत अच्छा गाती थी और खुद गीत लिखती थी। यह गुलाब का बाग उसी ने बनवाया था, और इन्हीं के बीच में दोनों बैठकर घंटों गुजार देते थे। यह कुछ दिनों बाद दोनों में झगड़ा हुआ। क्लब में बॉल डांस था, और उस दिन वह लड़की बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी। डांस के वक्त इनका ध्यान डांस की तरफ कम का अपनी पत्नी की तरफ ज्यादा। इन्होंने आवेश में उसकी अंगुलियां जोर से बांध दी। वह ची पड़ी और सभी लोगों की ओर देखकर हंस पड़े। वह घर आई और बहुत बिगड़ी बोली, आप नाच रहे थे या टेनिस का मैच खेल रहे थे? मेरा हाँ था, या टेनिस का एक्ट। इस बात पर बर्टी भी बिगड़ गया, और उस दिन से जो इन लोगों में खटकी तो फिर कभी न बनी। धीरे धीरे वह लड़की एक सार्जेंट को प्यार करने लगी। बर्टी को इतना सदमा हुआ कि वह बीमार पड़ गया, लेकिन बर्टी ने तलाक नहीं दिया। उस लड़की से कुछ आद ही नहीं, और लड़की ने सार्जेंट से प्यार जारी रखा, लेकिन बीमारी में बर्टी की बहुत सेवा की। बर्टी अच्छा हो गया। उसके बाद उसको एक बच्ची हुई, और उसी में वह मर गई। हालांकि हम लोग सब जानते हैं कि वह बच्ची उस सार्जेंट की थी, लेकिन बर्टी को यकीन नहीं होता कि वह सार्जेंट को प्यार करती थी। वह कहता गया, यह एक दूसरे को प्यार करती होती तो मेरी इतनी सेवा ऐसे कर सकती थी भरा के। उस बच्ची का नाम बर्टी ने रोज रखा, और उसे लेकर दिन भर उन्हीं गुलाब के पेड़ों के बीच में बैठा करता था, जैसे अपनी पत्नी को लेकर बैठता था। 2 साल बाद बच्ची को सांप ने काट दिया, वह मर गई, और तब से बर्टी का दिमाग ठीक नहीं रहता। खैर जाने दीजिए, आइए अपना काम शुरू करें। चलिए अंदर के स्टडी रूम में चलिए, चंदर बोला, और पम्मी के पीछे पीछे चल दिया। मकान बहुत बड़ा था और पुराने अंग्रेजों के गंग पर सजा हुआ था। बाहर से जितना पुराना और गंदर लहराता था, अंदर से उतना ही आलीशान और सुथरा। ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने की छाप थी अंदर। यहाँ तक कि बिजली लगने के बावजूद अंदर पुराने बड़े बड़े हाथ से खींचे जाने वाले पंखे लगे थे। 2 कमरों को पार कर वे लोग स्टडी रूम में पहुंचे। बड़ा सा कमरा
जिसमें चारों तरफ अलमारियों में किताबें जी हुई थीं। चार कोने में 4 मेज लगी हुई थी जिनमें कुछ बस्ट और कुछ तस्वीर स्टैंड के सहारे रखी हुई थी। एक अलमारी में नीचे खाने में टाइपराइटर रखा था। पम्मी ने बिजली जला दी और टाइपराइटर खोलकर साफ करने लगी। चंद्र घूमकर किताबें देखने लगा। एक कोने में कुछ मराठी की किताबें रखी थीं। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। अच्छा पम्मी, ओह माफ कीजिएगा मिस डिक्रूज, तवज्जो नहीं, आप मुझे पम्मी पुकार सकते हैं, मुझे यही नाम अच्छा लगता है। हम क्या पूछ रहे थे आप रखे? क्या आप मराठी भी जानती हैं? नहीं, मैं तो नहीं, मेरी नानी जी जानती थी। क्या आपको डॉक्टर शुक्ला ने हम लोगों के बारे में कुछ नहीं बताया? यह नहीं, कपूर ने कहा। अच्छा ताज्जुब है, पम्मी बोली। आपने टेनाली डिक्रूज का नाम सुना है न? हाँ हाँ, डिक्रूज जिन्होंने कौशाम्बी की खुदाई करवाई थी, वह तो बहुत बड़े पुरातत्ववेत्ता थे, कपूर ने कहा। हाँ वही, वह मेरे सगे नाना थे और वह अंग्रेज नहीं थे, मराठा थे, और उन्होंने मेरी नानी से शादी की थी जो एक कश्मीरी ईसाई महिला थी। उनके कारण भारत में उन्हें ईसाई अपनानी पड़ी। यह मेरे नाना का ही मकान है और अब हम लोगों को मिल गया है। डॉ शुक्ला के दोस्त मिस्टर श्रीवास्तव बैरिस्टर हैं। वे हमारे खानदान के एक अटर्नी से उन्होंने और डॉ शुक्ला ने ही यह जायदाद हमें दिलवाई। एलिजेन मशीन तो ठीक हो गई। उसने टाइपराइटर में कार्बन और कागज लगाकर कहा, लाइए निबंध। इसके बाद घंटे भर तक टाइपराइटर रुका नहीं। कपूर ने देखा कि यह लड़की जो व्यवहार में इतनी सरल और स्पष्ट है, फैशन में इतनी नाजुक और शौकीन है, काम करने में उतनी ही मेहनती और तेज भी है। उसकी अंगुलियां मशीन की तरह चल रही थीं और तेज इतनी कि 1 घंटे में उसने लगभग आधी पांडुलिपि टाइप कर डाली थी। ठीक 1 घंटे के बाद उसने टाइपराइटर बंद कर दिया। बगल में बैठे हुए कपूर की ओर झुककर कहा, अब थोड़ी देर आराम। और अपनी अंगुलियां चट खाने के बाद वह कुर्सी खिसका कर उठी और एक भरपूर अंगड़ाई ली। उसका अंदर धनुष की तरह झुक गया। उसके बाद कपूर के कंधे पर बेतकल्लुफी से हाथ कर बोली, क्यों एक प्याला चा तब मंगवाई जाए? मैं तो पी चुका हूँ, लेकिन मुझसे तो काम होने से रहा, अब बिना चाय के। अम्मी एक अल्हड़ बच्ची की तरह बोली और अंदर चली आई। कपूर ने टाइप किए हुए कागज उठाए और कलम निकालकर उनकी गलतियां सुधारने लगा। चाय पीकर थोड़ी देर में पम्मी वापस आई और बैठ गई। उसने एक सिगरेट केस कपूर के सामने किया। धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। अच्छा ताज्जुब है, आपकी इजाजत हो तो मैं सिगरेट पी लूं। क्या आप सिगरेट पीती हैं? छिर पता नहीं क्यों औरतों का सिगरेट पीना मुझे बहुत ही नापसंद है। मेरी तो मजबूरी है मिस्टर कपूर, मैं यहाँ के समाज में मिलती जुलती नहीं। अपने विवाह और अपने तलाक के बाद मुझे एंग्लो इंडियन समाज से नफरत हो गई है। मैं अपने दिल से हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन हिंदुस्तानियों से घुलना मिलना हमारे लिए संभव नहीं। घर में अकेले रहती हूँ। सिगरेट और चाय से तबीयत बदल जाती है। किताबों का मुझे शौक नहीं। तलाक के बाद आपने पढ़ाई जारी क्यों नहीं रखी? कपूर ने पूछा। मैंने कहा, नंद की किताबों का मुझे शौक नहीं, बिल्कुल, पम्मी बोली, और मैं अपने को आदमियों में घुलने मिलने के लायक नहीं पाती। तलाक के बाद साल भर तक मैं अपने घर में बंद रही। मैं और बर्टी, सिर्फ बर्टी से बात करने का मौका मिला। बर्टी मेरा भाई, वह भी बीमार और बूढ़ा, कहीं कोई तकल्लुफ की गुंजाइश नहीं। और मैं हरेक से बेतकल्लुफी से बात करती हूँ तो कुछ लोग मुझ पर हंसते हैं, तो कुछ लोग मुझे सब समार के लायक नहीं समझते, कुछ लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं। इसलिए मैंने अपने को अपने बंगले में नहीं कैद कर लिया है। अब आप यह आज पहली बार मैंने देखा आपको। मैं समझी ही नहीं कि आपसे कितना दुराव रखना चाहिए। अगर आप भले मानस हूं तो आप इसका गलत मतलब निकाल सकते। अगर यही बात हो तो कपूर हंसकर बोला, संभव है कि मैं भले मांस बनने के बजाय गलत मतलब निकालना ज्यादा पसंद करूं। तो संभव है मैं मजबूर होकर आपसे भिरन मिलूं। पम्मी गंभीरता से बोली। ये नहीं मिस डिक्रूज, दे नहीं, आप पम्मी कहिए, डिक्रूज नहीं। पम्मी सही आप गलत समझित, मैं मजाक कर रहा था। कपूर बोला। उसने
इतनी देर में समझ लिया था कि ये असाधारण ही साइज छोकरी नहीं है। गितने में बर्टी लड़खड़ाता हुआ हाथ में धूल-सना खोपा लिए आया और चुपचाप खड़ा हो गया और अपनी धुंधली पीली आंखों से एकटक कपूर को देखने लगा। कपूर ने एक कुर्सी खिसक दी और कहा, "लाइए।" एक पम्मी उठी और बर्टी के कंधे पर एक हाथ रख कर उसे सहारा देकर कुर्सी पर बिठा दिया। बर्टी बैठ गया और आंखें बंद कर ली। उसका बीमार कमजोर व्यक्तित्व जाने कैसा लगता था कि पम्मी और कपूर दोनों चुप हो गए। थोड़ी देर बाद बर्टी ने आंखें खोली और बहुत करुण स्वर में बोला, "पम्मी, तुम नाराज हो, मैंने जानबूझकर तुम्हारे मित्र का अपमान नहीं किया था।" "अरे नहीं," पम्मी ने उठकर बर्टी का माथा सहलाते हुए कहा, "मैं तो भूल गई और कपूर भी भूल गए कहे। अच्छा, धन्यवाद।" पम्मी, अपना हाथ इधर लाओ। और वह पम्मी के हाथ पर सिर रखकर पड़ रहा और बोला, "मैं कितना अभागा हूँ, कितना अभागा। अच्छा पम्मी, कल रात को तुमने सुना था वह आई थी और पूछ रही थी, बर्टी, तुम्हारी तबीयत अब ठीक है? मैंने झट अपनी आंखें ढक ली कि कहीं आंखों का पीलापन दे न ले। मैंने कहा, तबीयत अब ठीक है, मैं अच्छा हूं, तो उठी और जाने लगी। मैंने पूछा, कहाँ चली? तो बोली, सार्जेंट के साथ जरा क्लब जा रही हूँ। तुमने सुना था? पम्मी एक कपूर स्तब्ध सा उन दोनों की ओर देख रहा था। तो पम्मी ने कपूर को आखा इशारा करते हुए कहा, हाँ, हमसे मिली थी वह, लेकिन बर्टी वह सार्जेंट के साथ नहीं गई थी। हाँ, तब बर्टी की आंखें चमक उठी और उसने उल्लास भरे स्वर में पूछा। वह बोली, बर्टी के ये गुलाब सार्जेंट से ज्यादा प्यारे हैं। पम्मी बोली, अच्छा है। मुस्कुराहट से बर्टी का चेहरा खिल उठा और उसकी पीली पीली आंखें और धस आई और दांत बाहर झलकने लगे। हूँ, क्या कहा उसने? फिर तो कहो। उसने कहा, यह गुलाब सार्जेंट से ज्यादा प्यारे है। फिर इन्हीं गुलाबों पर नाचती रही और सुबह होते ही इन्हीं फूलों में छिपा गई। तुम्हें सुबह किसी फूल में तो नहीं मिली? तुम्हें तो पर किसी फूल में नहीं मिली? बर्टी ने बच्चों के से भोले विश्वास के स्वरों में तरपुर से पूछा। चंदर चौंक उठा। पम्मी और बर्टी की इन बातों पर उसका मन बेहद भर आया था। बर्टी की मुस्कुराहट पर उसकी आंखें थरथरा उठी थी। जय नहीं, मैंने तो नहीं देखा था, चंदर ने कहा। बर्टी ने फिर मायूसी से सिर झुका लिया और आंखें बंद कर ली और कहती हुई आवाज में बोला, जिस फूल में वह छिपा रही थी उसी को किसी ने चुरा लिया होगा। फिर सहसा वह तन कर खड़ा हो गया और पुचकारते हुए बोला, जाने कौन ये फूल चुराता है। अगर मुझे एक बार मिल जाए तो मैं उसका खून ऐसे पी लूं। उसने हाथ की अंगुली काटते हुए कहा और उठकर लड़खड़ाता हुआ चला गया। वातावरण इतना भारी हो गया था कि फिर पम्मी और कपूर ने कोई बातें नहीं की। पम्मी ने चुपचाप टाइप करना शुरू किया और कपूर चुपचाप बर्टी की बातें सोचता रहा। घंटाएं बाद टाइपराइटर खामोश हुआ तो कपूर ने कहा, पम्मी, मैंने जितने लोग देखे हैं उनमें शायद बर्टी सबसे विचित्र है और शायद सबसे दयनीय है। कि पम्मी खामोश रही, फिर उसी लापरवाही से अंगड़ाई लेते हुए बोली, मुझे बर्टी की बातों पर जरा भी दया नहीं आती। मैं उसको दिलासा देती हूँ क्योंकि वह मेरा भाई है और बच्चे की तरह ना समझो लाचार है। कपूर चौंक गया। वह पम्मी की ओर आश्चर्य से चुपचाप देखता कहा, कुछ बोला नहीं। क्यों, तुम्हें ताज्जुब क्यों होता है? पम्मी ने कुछ मुस्कुराकर कहा, लेकिन मैं सच कहती हूँ, वह बहुत गंभीर हो गई। मुझे जरा तरस नहीं आता इस पागलपन पर। ले क्षण भर चुप रही, फिर जैसे बहुत ही तेजी से बोली, है तुम जानते हो उसके फूल कौन चुराता है? मैं उसके फूल तोड़कर फेंक देती हूँ। मुझे शादी से नफरत है, शादी के बाद होने वाली आपसी धोखेबाजी से नफरत है और उस धोखेबाजी के बाद इस झूठ मूठ की यादगार और बेईमानी के पागल पर से नफरत है। और ये गुलाब के फूल ये क्यों मूल्यवान है इसलिए न कि इसके साथ बर्टी की जिंदगी की इतनी बड़ी ट्रेजेडी गुथी हुई है। अगर एक फूल के खूबसूरत होने के लिए आदमी की जिंदगी में इतनी बड़ी ट्रेजेडी आना जरूरी है तो लानत है उस फूल की खूबसूरती पर। मैं उससे नफरत करती हूँ, इसीलिए मैं किताबों से नफरत करती हूँ। एक कहानी लिखने के लिए
कितनी कहानियों की ट्रेजेडी बर्दाश्त करनी होती है। जब पम्मी चुप हो गए, उसका चेहरा सूख हो गया तथा थोड़ी देर बाद उसका तैश उतर गया और वह अपने आवेश पर खुद शर्मा रही। उठकर वह कपूर के पास गई और उसके कंधों पर हाथ रख कर बोली, एबर्टी से मत कहना। अच्छा, दे। कपूर ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी और कागज समेटकर खड़ा हुआ। पम्मी ने उसके कंधों पर हाथ रख कर उसे अपनी ओर घुमाकर कहा, देखो, पिछले 4 साल से मैं अकेली थी और किसी दोस्त का इंतजार कर रही थी। तुम आए और दोस्त बन गए। तो अब अक्सर आना ऐल एक अच्छा है। कपूर ने गंभीरता से कहा, लेडोर शुक्ला से मेरा अभिवादन कहना। कभी यहाँ जरूर लाएं। आप कभी चलिए, वहाँ उनकी लड़की है, आप उससे मिलकर खुश होंगी। पम्मी उसके साथ फाटक तक पहुंचाने चली तो देखा बटी एक चमेली के झाड़ में टहनिया हटा हटा कर कुछ ढूंढ रहा था। अम्मी को देखकर पूछा उसने, तुम्हें याद है वह चमेली के झाड़ में तो नहीं छिपी थी? कपूर ने पता नहीं क्यों जल्दी पम्मी को अभिवादन न किया और चल दिया। उसे बर्टी को देखकर डर लगता था।